गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की और इस पहल के अंदर देखिए जो कार्यक्रम होगा किस तरीके से उड़ीसा सरकार करेगी। तो ये अपनी तरह के इस पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालयों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयंसेवकों को सबसे पहले कार्यवाही के लिए प्रशिक्षित करेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे भी जिन सड़कों पे जैसे कि हाईवेज हो गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो ऐसे जो हाईवे हो गए या फिर ऐसे स्थान हो गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उनके आसपास स्थित जितने भी होटल्स होंगे, जितने भोजनालय होंगे और भी जितने भी प्रतिष्ठित जो संस्थाएँ होंगी, उनमें जो काम करने वाले लोग होंगे, उनमें से जो उड़ीसा की सरकार के द्वारा लगभग 30,000 स्वयंसेवकों को चुना जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? यानी कि ये जो 300 मास्टर ट्रेनर होंगे वो स्थानीय लोगों को या फिर वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इसमें देखा जाए तो स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल पूर्व आघात देखभाल के लिए क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर अचानक से कोई आपके सामने एक्सीडेंट होता है तो कम से कम इतना हो कि आप उनको प्राथमिक चिकित्सा देखभाल दे सकें, अस्पताल पूर्व जो है आघात के प्रति उनको जो है देखभाल दे सकें। इसके लिए वो ट्रेंड किया जाएगा किसमें? इन स्वयं सेवकों के द्वारा, जो ये 300 मास्टर ट्रेनर हैं जो कि वहाँ की सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, आइए चूंकि हम उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा जिसकी राजधानी देख लीजिए फ्रेंड भुवनेश्वर में है। ये देख लीजिए भारत का मैप है और भारत में देखा जाए उड़ीसा जो है कि ये पूर्वी तट पे है। उड़ीसा जो अपनी जो है समुद्री सीमा जो साझा कर रही है वो बे ऑफ बंगाल से साझा कर रही है और इसी के साथ साथ देखा जाए जो राज्यों से ये अपनी सीमा को साझा करती है, उत्तर पूर्व में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से, वहीं पे देखा जाए तो उत्तर में झारखंड से, फिर पश्चिम में देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ से और वहीं देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश से, यानी कि दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है फ्रेंड, चूंकि ये एक तटीय राज्य है तो आप मुझे बताएंगे कि भारत में कितने जो है तटीय राज्य जो हैं वो कौन कौन से तटीय राज्य हैं, कितने तटीय राज्य, सर्वाधिक जो तटीय सीमा है वो किस राज्य की है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम भुवनेश्वर की राजधानी जो कि उड़ीसा की राजधानी जो कि भुवनेश्वर है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक इनका नाम है और वहीं पे देखा जाए तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां, 10वां, 8वां या फिर 7वां? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। आइए देखते हैं ये प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जो कि जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में अन्य जानकारियों को भी साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए COP26 जो कि कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया है। तो COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। इसके पहले भी देखा जाए 2020 में भी भारत जो था वो 10वें स्थान पर था। तो इस तरीके से अगर हम भारत की स्थिति देखें जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जो इन्होंने जो प्रयास किया उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है जर्मन वॉच के द्वारा। इस रैंक पे देखा जाए भारत जो है वो लगातार तीसरे वर्ष भी उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ जो है वो 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में अपने जो है स्थान को बरकरार रखा है लगातार तीसरे वर्ष भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। बात करें अगर इसमें रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त है तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर
एक बार फिर खाली है। तो देखा जाए पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे किसी ने भी, कंट्री ने भी अपना स्थान नहीं बरकरार रखा है। कारण है कि देशों में से किसी ने भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग जो है हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पाए। किसी की भी परफॉर्मेंस जो थी वो जलवायु परिवर्तन के प्रति ऐसी नहीं थी कि उनको सर्वोच्च या शीर्ष स्थान दिया जा सके। लेकिन अगर बात करें चौथे स्थान पे, तो वहीं पे देखा जाए चौथे स्थान पे जो है वो डेनमार्क है, सर्वोच्च रैंक वाले देशों के रूप में। लेकिन उसके बावजूद भी इसका स्थान चौथा है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान वो खाली है। इसके बाद देखा जाए तो स्वीडन जो है वो 5वें स्थान पे है, नॉर्वे देखा जाए तो 6वें स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम देखा जाए तो वो 7वें स्थान पे है, मोरक्को देखा जाए तो वो 8वें स्थान पे है, और 9वें स्थान पे देखा जाए चिली, और 10वें स्थान पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, जो कि लगातार तीसरे वर्ष भी वो शीर्ष देशों में 10 देशों में अपने स्थान को बरकरार रखा है। ठीक है, अपने जलवायु परिवर्तन के जो निपटने के लिए अपने परफॉर्मेंस के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंड ये जो अगला प्रश्न है ये कल का ही एक प्रश्न है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल हमारा ये प्रश्न अधूरा रह गया था। तो आज मैंने इस क्वेश्चन को फिर से शामिल किया है ताकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके। चूंकि PDF में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब डिस्कस करते हैं तो वो हमारे मेमोरी में चला जाता है, इसलिए इस प्रश्न को फिर से शामिल किया गया है। जो कि प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है? वागीर, चक्र, वेला, विक्रांत। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेला, जैसा कि आपने ऑलरेडी कल देखा है। तो वेला को, जो कि हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय पनडुब्बी या जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, ये एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, ने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला नौसेना को सौंपी है। बात करें वेला के बारे में क्या खासियत है, तो वेला, जो कि INS वेला स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है, जिससे इसका पता लगाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा, और ये टॉर्पीडो और लॉन्च एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। तो ये है वेला की खासियत। वेला जो कि पनडुब्बी है और इसे मेक इन इंडिया के तहत जो है वो बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया के तहत इनको बनाया जा रहा है। और इनसे खासियतों की बात करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा आधुनिक खासियत से लैस है, और इसी आधुनिक खासियत की वजह से ये जो है वेला वो दुश्मनों को ढूंढ करके उनमें सटीक निशाना लगा सकती है। और फ्रेंड इतना ही नहीं, वेला जो है वो अपने दुश्मनों को चकमा भी दे सकती है, वो उनकी नज़रों से बच के निकल सकती है। तो वेला जो है वो बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा दे करके बाहर निकल सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही नए तरह के आधुनिक जो है वो खासियतें जो हैं इसमें लैस हैं। ठीक है, अगर हम वेला की बात करें तो ये देखिए वेला है। ठीक है, INS वेला, जिसको अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत किसने सौंपा है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। फ्रेंड प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसके तहत जो है कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी को बनाया जा रहा है, और इन पनडुब्बियों का निर्माण देखा जाए तो फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जा रहा है। ये मझगांव डॉकयार्ड लगातार चर्चा में है। पूछ सकता है जितने भी डॉकयार्ड हैं भारत में कौन कौन से, लोकेशन पूछ सकता है कि किस किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से आप एक फैक्ट्स अपना तैयार रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी वेला की खासियत, और ये है प्यारी सी वेला। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किसके द्वारा अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, सेबी के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जो हैकाथॉन, जो कि एक वैश्विक हैकाथॉन है जिसका नाम है हर्बिंगर 2021, इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए इस हैकाथॉन के बारे में समझते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित करेगा। ठीक है, अब फ्रेंड ये चूंकि माफ़ करिएगा,
ये एक हैकाथॉन है और ये एक तरीके से प्रतियोगिता है, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, डिजिटल दुनिया है, बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। लाइक लोगों को किस तरीके से डिजिटल जो माध्यम है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, डिजिटल तरीकों को इस्तेमाल करते वक्त आप कितने जागरूक हैं, कितने सुरक्षित हैं, ऐसी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, उसके द्वारा इस हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। आप इसमें 15 नवंबर तक क्या है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप पार्टिसिपेट करिए और आरबीआई को ऐसी जो डिजिटल संबंधी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अपने समाधान को बताइए। अगर आपके समाधान को अच्छा माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो यही है एक तरीके से ओवरऑल जो है हैकाथॉन का उद्देश्य है। तो हैकाथॉन जो है वो प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों को पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करेगा जिसमें डिजिटल भुगतान को कम सेवा वाले लोगों के लिए सुलभ बनाना, भुगतानों की आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करना और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये प्रत्येक जो समस्याएं हैं, ये प्रत्येक जो चुनौतियां, इसी के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो यह हैकाथॉन जो है वो भुगतान और निपटान प्रणाली में नवीन विचारों को आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। और इसमें जब आप ये जो हरविंगर है, इसमें जब आप हिस्सा बनेंगे, जब आप इसका हिस्सा बनने के बाद जो प्रतिभागी होंगे उनको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, जैसे कि उद्योगों के विशेषज्ञों के द्वारा उनको सलाह लेने के अवसर प्राप्त होगा। और जो समाधान देंगे वो एक प्रतिष्ठित ज्यूरी के सामने देंगे, तो उनके समक्ष जब आप अपना अनुभव साझा करेंगे और उस अनुभव के आधार पे क्या होगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें कि विजेता को 40 लाख, उप विजेता को 20 लाख ऐसे पुरस्कार दिए जाएंगे। क्योंकि जब हम इसके अगर थीम की बात करें, इस हैकाथॉन की थीम जो है वो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट थीम के तहत इस हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। आरबीआई की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1935 में हुआ था। किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। 34 के तहत प्रारंभ में जब इसका स्थापना हुआ तो इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड कोलकाता था, जिसे आगे चल करके यानी कि 1937 में कोलकाता था, जिसको 1937 में मुंबई कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही स्थित है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उसके। और इस समय जो वर्तमान में इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, 25वें नंबर के। इन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया और हाल ही में अभी भारत सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो उस समय जो गवर्नर थे फ्रेंड कौन थे? 1935 में सर ऑसबर्न स्मिथ थे, और आज़ादी के समय जो इसके गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आपको बताया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा श्री राम यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है? पर्यटन मंत्रालय, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म मंत्रालय यानी कि आईआरसीटीसी के द्वारा, या फिर रेलवे मंत्रालय, या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर इज बी, आईआरसीटीसी के द्वारा जो है वो श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। किस लिए? केंद्र सरकार की एक धार्मिक पर्यटन योजना है, उसी को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन और देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। किसके लिए? धार्मिक पर्यटन को, साथ ही साथ देखो अपना देश। ये दोनों पहल जो है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, और इसी पहल को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी के द्वारा श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। बात करें तो जो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थलों की यात्रा और दर्शन हेतु रेलवे द्वारा चलाई इस स्पेशल ट्रेन के पहले 17 दिवसीय दौरे की शुरुआत जो है वो नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से की जा रही है। तो धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट विशेष ट्रेन जो चलाई जाने की योजना बनाई गई है। इसे देखा जाए, यह जो टूरिस्ट ट्रेन होगी वो प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों का दर्शन करेगी, और रामायण सर्किट की जो है वो लगभग यात्रा होगी 7,500 किलोमीटर की। उन सारी यात्राओं को जो है वो 17 दिन में क्या किया जाएगा? तय किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा
एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक। देखिए फ्रेंड, ये तो बड़ा लॉजिकल प्रश्न है। अगर आपको पता होगा, देश की सबसे प्रदूषित या विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कोई नहीं, दिल्ली है। तो दिल्ली में ये जो है दिल्ली की सरकार के द्वारा एंटी बर्निंग कैंपेन जो है, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। यानी कि अगर खुले में कोई चीज़ जलाई जा रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए 11 नवंबर से एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो खतरनाक होने के कारण लॉन्च किया गया है। दिल्ली में देखा जाए तो दीपावली के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी खराब स्तर से पार चला गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा एयर जो है एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो सरकार के इस कैंपेन के दौरान खुली जगहों पर किसी भी प्रकार का कचरा जलाने की पूरी मनाही होगी। और सरकार के यानी कि वहाँ के जो दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका नाम है गोपाल राय, तो गोपाल राय ने लोगों से अपील भी किया है कि अगर किसी ने वहाँ पे जो खुले में कोई चीज़ अगर कोई जला रहा है तो उन्हें खुले में जलाने की, कोई भी चीज़ जला रहा है तो अगर कोई घटना उनको दिखाई देती है तो वो क्या करें। वहाँ का एक ऐप है जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप। अगर आप दिल्ली में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस ऐप पे, ग्रीन दिल्ली ऐप पे जाएँ और वहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग खुले में कोई चीज़ जला रहे हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आप ही के सहयोग से दिल्ली को जो है वो प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। इसमें केवल सरकार का योगदान नहीं होगा, लोग आपस में मिल करके ही ऐसी चीज़ों को, इतनी बड़ी चुनौती से सामना जो है, जो इतनी बड़ी चुनौती है उसका समाधान निकाल सकते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और बाकी सरकार के साथ ही देखा जाए तो सरकार ने धूल के मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए 92 जो है निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। वहाँ पे धूल कण काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे मापदंडों का जो उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे मापदंडों का जिन लोगों ने उल्लंघन किया है, ऐसे निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो उनके द्वारा जो है कई तरह के जो है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जैसे कैंपेन चलाए गए हैं। जैसे कि अगर धूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जो है धूल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों से जो प्रदूषण निकलते हैं, उन वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जो पराली की समस्या है, माना जाता है कि पराली की ही वजह से दिल्ली जो है इतनी प्रदूषित है, वायु जो है वहाँ की वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बुरी है। तो वहाँ पर जो पराली का प्रदूषण है, उस पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए पूसा बायोडिकम्पोजर जो है अभियान चलाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो अभी यहाँ पे जो वायु गुणवत्ता यानी कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये जो 1 महीने का जो है अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा अभियान फ्रेंड? एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की भी शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा कर दी गई है। आइए और अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? तेलंगाना, गुजरात, केरल, असम। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असम में भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी असम में ड्रोन या फिर मानव रहित हवाई वाहन यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है, एरियल व्हीकल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए भारत का पहला जो है केंद्र लॉन्च किया है। और इसके बारे में देखा जाए तो IIT गुवाहाटी अपनी अनुसंधान विशेषज्ञता को साझा करना, कौशल विकास प्रदान करना, एक ड्रोन पोर्ट स्थापित करना, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सभी प्रशासनिक सहायता प्रदान करना चाहता है। यानी कि 2030 तक भारत की वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता का एहसास कराना चाहता है IIT गुवाहाटी। ठीक है, ये चीज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले हम चूँकि असम के बारे में बात करते हैं तो असम के बारे में भी देख लेते हैं। असम फ्रेंड, असम जिसकी राजधानी देखा जाए दिसपुर है। असम यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, यहाँ के
राज्यपाल हैं। और चूंकि हम असम की लोकेशन की बात करें तो ये देखा जाए उत्तर पूर्व का एक राज्य है, उत्तर पूर्व में जहाँ की 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर का एक जो है भाग ये है, 7 बहनों में असम है। और असम जिसकी राजधानी दिसपुर है और इसकी सीमा देखिए तो पश्चिम में देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहीं पे देखा जाए तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में देखा जाए तो नागालैंड से, फिर मणिपुर से, फिर मिजोरम से, फिर त्रिपुरा से। लगभग ये सारे जो है बहनों से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य है जो सभी 7 बहनों से यानी कि जो है सबसे अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो वो कोई नहीं है, वो है आपका असम है, ध्यान रखिएगा। वहीं देखा जाए बीच में इसका मेघालय है और ये एक अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को भी साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ और साथ ही साथ ये भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को भी साझा कर रहा है असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के 8वें प्रश्न पे चलते हैं कि किस संस्था के द्वारा भारत में गो योर बिजनेस हब लॉन्च किया गया? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेटा के द्वारा जो है भारत में गो योर बिजनेस हब लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए मेटा यानी कि पूर्व फेसबुक ने ही अपना नाम बदल करके मेटा कर दिया है और मेटा के द्वारा भारत में छोटे और मध्यम व्यवसाय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के विकास के एजेंडे पर केंद्रित एक कार्यक्रम गो योर बिजनेस समिट के उद्घाटन संस्करण के दौरान गो योर बिजनेस हब और गो योर बिजनेस प्लेबुक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एक गो योर बिजनेस समिट हो रहा था, उसी के दौरान मेटा ने जो छोटे और जो मध्यम व्यवसाय को विकास के लिए गो योर बिजनेस हब और गो योर बिजनेस जो प्लेबुक जो है वो लॉन्च किया है। और इसके बारे में देखा जाए तो गो योर बिजनेस हब के बारे में अगर देखा जाए तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसाय के लिए एक स्थानीय व्यापार केंद्र है जो उनके विकास के आधार पर उनके व्यावसायिक लक्ष्यों को प्रदान करने के लिए प्रशासनिक जानकारी, उपकरण और संसाधन खोजने के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? मेटा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पहले शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ, गुरुग्राम। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर में पहले शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो पहले शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब के दौरान, जो कि अभी चल रहा है, 11 से लेकर के 13 नवंबर के बीच में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा जो है वो उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया जा रहा है। और उड़ीसा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, इसलिए यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और आज के आखिरी प्रश्न पे चलेंगे। आखिरी प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया है? बोरिस जॉनसन, नरेंद्र मोदी, रामेश्वर गुप्त या फिर अमित शाह। तो करेक्ट आंसर इज सी, रामेश्वर गुप्त के द्वारा COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्त ने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्च किया है। और इसे देखा जाए तो इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लॉन्च किया गया, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया फ्रेंड? ग्लासगो में किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोप चार्टर ऑफ एक्शन किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्त के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से था आज का हमारा जो है MCQs। आज मैंने आपको एक ही वर्ग दिया है क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग अब आंसर नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी कितनी पुट की जाए आपके सामने, और इसलिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है। मैं उम्मीद करूँगी कम से कम आप एक आंसर तो करोगे ही। फ्रेंड, मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप लोग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो, आप मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर हो, आप लोग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग हैं। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही सपोर्ट मैं मांगती हूँ कि मुझे बस आंसर करो। बाकी अगर आप और चीज़ें नहीं मतलब जितना ज़्यादा आंसर करोगे उतना ही ज़्यादा मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए। ठीक है, तो आज एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है, तो आप उम्मीद है कि आप उसका आंसर करोगे। चलिए बाकी फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया, 11 नवंबर को मनाया गया।
50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत करने वाली महिला देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बन गई है। उनका नाम क्या है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, तो ये फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बन गई है और इनकी कंपनी है नायका। ठीक है, नेक्स्ट है, बंधन बैंक ने असम के गायक संगीतकार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जिनका नाम है जुबीन गर्ग। तो अभिनेता जुबीन गर्ग को बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, विश्व दत्तक एडॉप्शन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 9 नवंबर को मनाया गया। अगला है, पुस्तक है जिसका नाम है नॉट जस्ट क्रिकेट, उसके लेखक है प्रदीप मैगजीन। ठीक है, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने मित्राव गुहा। ठीक है, अगला है, T20 क्रिकेट के इतिहास में अपने 4 ओवर में एक भी रन न देने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए स्पिनर अक्षय कड़वार। ठीक है, तो इन्होंने 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिया और इसी के साथ साथ इन्होंने इतिहास रखा। ये पहले पुरुष बन गए हैं, पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं T20 क्रिकेट के इतिहास में, अक्षय कड़वार। ठीक है, अगला है, ग्लोबल फूड हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 में कलिनरी लीजेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया शेफ के टामोदज को। ठीक है, पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया और उसी के साथ साथ विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को मनाया गया। डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर एमवे इंडिया ने नियुक्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा किया है? मार्च 2022 तक। तो जो मुफ्त राशन योजना है उसके समय को बढ़ा दिया गया है, मार्च 2022 तक कर दिया गया है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट लीड्स में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है और हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। गुजरात जो है वो टॉप पे था और वहीं पे देखा जाए जो सर्वोच्च जो है सुधारकर्ता राज्य के जो टॉप में मामले में उत्तर प्रदेश था, बाकी गुजरात पहले स्थान पे था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला जी का देखा जाए तो डेडिकेटेड सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? कानपुर में बनाया जा रहा है। तो पहला जी का डेडिकेटेड सेंटर उत्तर प्रदेश में कानपुर में बनाया जा रहा है और जीका का पहला मामला भी कानपुर में ही आया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए नामित हुए, क्या नाम है इनका? डॉक्टर राम बाबू हरित। मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम जो है वो विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा MCQ। तो उसी के साथ साथ हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे डिकोड एग्ज़ाम को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको डिकोड एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी आपके करंट अफेयर्स उससे संबंधित जो PDF है वहाँ पे अवेलेबल होती है। आप वहाँ पे जा करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाया करेगा। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें हमारे डिकोड चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।